वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रोल्स थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इसका जस्ट पिछले वाला वीडियो देख लिया होगा, जहां पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। अगर इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इन टॉपिक्स में से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसका पूरे इंस्ट्रक्शंस मैंने वहां पे दे रखे हैं। ठीक है। और जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, सो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज टू इनिशियली। ओके। ये जब हो जाएंगे तो हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे डिटेल में। आप पिछले वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको अच्छी डिटेलिंग मिल जाएगी कि पूरे यूनिट में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ओके। शुरुआत करते हैं रोल्स थ्योरम से। रोल्स थ्योरम एक बहुत ही इजी टॉपिक है, और एक बार आप इसका मैथमेटिकल मीनिंग अगर समझ जाते हैं सो आपका काम बन जाता है। बिकॉज मीनिंग अगर समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन में सेम ही स्टेप करनी है, ये चीज आपको समझ में आ जाती है। और क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम स्टेप करनी है, सो एक दो क्वेश्चंस करने के बाद सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगते हैं, है ना। सो सबसे पहली चीज, हमें रोल्स थ्योरम का मीनिंग समझना है। दूसरी चीज, रोल्स थ्योरम में चैलेंज सिर्फ एक जगह आता है। कहां पर आता है? अलग अलग टाइप के आपको फंक्शंस दिए रहते हैं, उन सारे फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब मान लीजिए अगर आपके सामने कोई आसान क्वेश्चन आ रहा है, सो ऑब्वियसली आप उसकी क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी इजीली चेक कर सकते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, और बहुत बार कॉलेज में जब चीज़ें पढ़ाई जाती है तो वो पुरानी हो जाती है 3-4 महीने पहले ही, और कंटिन्यूटी को एज अ सेपरेट चैप्टर भी नहीं पढ़ाया जाता, तो हमें याद नहीं आता है कि ये कॉन्टिन्यूटी हर क्वेश्चन की कैसे चेक करनी है। बिकॉज अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ के आप सॉल्व भी कर दोगे तो भी वो काउंट नहीं होगा, बिकॉज रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो पाएगा। दो चीजें बस है जो हमें ध्यान रखती हैं। पहला, मीनिंग समझ लो रोल्स थ्योरम का। दूसरा, कॉन्टिन्यूटी निकालना सीख लो। ये दोनों चीजें हो गई तो फिर काम हमारा खत्म है, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ईजी होती है। ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। ओके। मान लीजिए कि आपके पास में एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं, और आपके पास और एक पॉइंट बना हुआ है, लेट्स से यहां पर। ठीक है। अब आपको यहां से लेके इस पॉइंट तक जाना है, तो आप इस तरीके से घूम के भी जा सकते हैं, आप इस तरीके से घूम के भी जा सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे नीचे के थ्रू भी घूम के जा सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं आपके पास एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने के। लेकिन आप किसी भी तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ऊपर निकला हूं तो मुझे कहीं ना कहीं आगे जाके एक रास्ता घुमा के, यू टर्न बोलते हैं जिसको, तो मुझे यू टर्न लेके वापस नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए मैं ऑलरेडी एक बार यू टर्न ले चुका हूं, तो हो सकता है मुझे वापस से सेकंड यू टर्न भी लेके आना पड़ेगा। या फिर मैं नीचे के थ्रू निकल रहा हूं तो नीचे का यू टर्न लेके आपको ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक जाना है, तो अगर मैं ऐसा निकलूं तो भी मुझे घूमना पड़ेगा, मैं ऐसा निकलूं तो भी मुझे घूमना पड़ेगा। यही चीज है, यही मीनिंग है रोल्स थ्योरम का। ठीक है। थोड़ा सा आसान तरीके से साफ शब्दों में फिगर दिखा के समझाता हूं आपको। ठीक है। तो अगर मेरा ये वाला पॉइंट है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस में ये पॉइंट लाई कर रहा है, हम इसे एक्स इज इक्वल टू ए बोल देते हैं। ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट है मेरा, हम इसे एक्स इज इक्वल टू बी बोल देते हैं ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी हो गया। तो ये पॉइंट वाई एक्सिस में जहां कट करेगा वो एफ ऑफ ए हो जाएगा। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू बी भी वहीं पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है। मतलब आपका एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आप बोल सकते हैं। ठीक है। ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए पे जो वाई की वैल्यू आती है वो एफ ऑफ ए हो गई, एक्स इज इक्वल टू बी पे जो वाई की वैल्यू आती है वो एफ ऑफ बी हो गई। ऑब्वियसली दोनों सेम आ रही तो दोनों सेम सेम हो गए। ठीक है। तो सेम सेम पॉइंट पे, मतलब आप यहां से निकले हैं वाई एक्सिस में और यहीं घूम रहे हैं, तो जब आप घूम के आते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपको टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट आपको पता है ना, इसको हम टेंजेंट बुलाते हैं इस तरीके से। तो वो टेंजेंट आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी ही मिलेगी। इसको वो और एक लैंग्वेज में लिखता है, वो बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इन ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज जीरो। मीनिंग क्या है इसका? कि ए से लेके बी तक के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ए से बी के बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां आपका एफ डैश ऑफ सी जीरो होगा। मतलब इसका ट्रांसलेशन होता है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां से जब घूम के ऐसे आओगे तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। मान लो आप अगर नीचे से घूम के आ रहे होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहां पर एक पॉइंट मिलता जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाती। बाकी पॉइंट्स पे नहीं है पैरेलल। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट ऐसी बन जाएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट ऐसी बन जाएगी, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्या? नहीं है। तो थ्योरम क्या बोलता है?
थ्योरम ये बोलता है कि अगर आप ए से लेके बी तक जाना चाहते हैं तो आप ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, आप ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, आप इस तरीके से घूम के भी जा सकते हैं। तो आप कैसे भी जाएं आपको कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जहां आप यू टर्न मार रहे होंगे, मतलब आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। कम से कम एक पॉइंट, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे आप ऐसे घूम के जा रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, इधर भी अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा हूँ तो यहाँ पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं बट मिनिमम एक पॉइंट तो रहेगा। ये हो गया आपके रोल्स थ्योरम का मीनिंग। ठीक है, सो अब आपको क्वेश्चन कहीं पर भी कैसा भी लिखा हो, आपको एटलीस्ट मीनिंग समझ में आ चुका है कि आपको जो इंटरवल्स दिए रहते हैं ना ए कॉमा बी, वो इंटरवल्स का क्या काम है कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई करता है जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। और उसी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस को वो एक दूसरी लैंग्वेज में बोलता है जिसका नाम है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा सी, इस सी का ये क्या बनेगा आपका एफ ऑफ सी बनेगा। ठीक है ना, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डिफरेंशिएट मुझे स्लोप देता है, मतलब वो टेंजेंट देता है। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 बनेगा, कम से कम एक पॉइंट पे, ऐसा सिंपल रहता है। यही सारी चीज जो आपने अभी अभी पढ़ी है उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में क्वेश्चन में लिखना कैसा है, मैं आपको 8-10 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। मेरे पास पूरी लिस्ट है क्वेश्चंस की, है ना। इनफैक्ट जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, मैं बुक के भी सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो जस्ट फॉर वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं ये जो पूरी लिस्ट है आपके सामने, है ना, ये सारे क्वेश्चंस है आपके सामने जो स्टार्टिंग से आपकी बुक में कवर्ड है। ओके, सो मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, 12-13 क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को हम निपटाएंगे। हम हर एक वेरायटी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, सो मैथमेटिकल मीनिंग या जनरल मीनिंग तो हमने समझ लिया। अब हमें देखना है कि भाई स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। सो किसी भी सवाल में अगर आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आता है, जैसे ये सवाल है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से लिखा रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन। एक फंक्शन दिया रहेगा इन द इंटरवल्स, डायग्राम जो मैं बना रहा था वो फिगर नहीं बना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन रहेगा कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है सॉल्यूशन में, कि अगर आपको किसी का भी रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है तो ये तीन चीजें आपके लिए एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके लिए ट्रू हो जाती है तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन के लिए ये तीन चीजें आपकी ट्रू हो जाती है तो आप सिंपली लिख सकते हो कि हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो चलिए, कौन कौन सी तीन चीजें हैं। हर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, हर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और हर फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यूज चेक करनी है, मतलब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ पी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है, सो मुझे कॉन्टिन्यूटी क्या चेक करनी पड़ेगी, मुझे -1 से 1 का इंटरवल दिया है, मतलब मुझे -1 से लेकर 1 के बीच में इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएबिलिटी भी मुझे -1 से 1 के बीच में चेक करनी पड़ेगी। और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब मुझे एफ ऑफ -1 भी निकाल के देखना पड़ेगा इस फंक्शन का, और एफ ऑफ 1 भी निकाल के देखना पड़ेगा। सो अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं बोल दूंगा कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अच्छा, इसके आगे की स्टेप भी एक होती है जिसमें आपको वो पॉइंट निकालने के लिए बोलता है, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वेश्चन से वो हम आगे की स्टेप भी चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन इन द इंटरवल -1 to 1। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन का स्टेप क्या लिखेंगे, टू वेरीफाई द रोल्स थ्योरम थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड, है ना। फर्स्ट नंबर थिंग, सेकंड नंबर थिंग, थर्ड नंबर थिंग, जो भी मुझे दिया रहता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है। यहां देखोगे तो क्लोज इंटरवल है, यहां पे भी क्लोज इंटरवल है, यहां देखो ऐसा बना ओपन इंटरवल। सो अगर ऐसा बना रहता है मतलब क्लोज्ड इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल होता है। मुझे डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो ओपन इंटरवल में चेक करनी होती है, क्लोज इंटरवल में क्वांटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। इसका इंपॉर्टेंस एक्चुअल एग्जाम में क्या है वो थोड़े समय के बाद दिख जाएगा आपको। फिलहाल के लिए आप बस दिमाग में रखिए कि मुझे डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में चेक करनी पड़ती है हमेशा। ठीक है, ऑल्सो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि मीनिंग क्या है, क्लोज इंटरवल का मीनिंग है कि -1 and 1 इंक्लूडेड है। ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि -1 and 1 इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच के जो नंबर्स है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, बेसिक फंक्शंस 11th-12th में देखा होगा, वही चीजें हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे कि टू वेरीफाई द रोल्स थ्योरम थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड, कंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे हर क्वेश्चन की कंटिन्यूटी आप विद इन सेकंड्स चेक कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बनता है, सबसे पहला कंडीशन है कि फंक्शन एक अगर पॉलिनोमियल हुआ, अगर फंक्शन मेरा पॉलिनोमियल हुआ तो वो डेफिनेटली क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब
पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझने का बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर फंक्शन में मेरा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब एक्स की पावर में इंटीजर होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर रहे, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब रहे, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स की पावर में 4 रहे, कुछ भी रहे, ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल्स ही कहलाते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा भी लिखा हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो ये भी क्या है, एक तरीके से पॉलिनोमियल ही है। तो जब भी आपको इस तरीके से चीजें दिखती हैं, है ना, सो वो सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं एंड दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस गाइस। ठीक है, तो इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। फंक्शन देख के तुरंत बता सकते हो। अच्छा, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं? यही अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर में -1 लिख दो, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, पॉज करते हैं, राइट। हाँ, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर मैं एक्स की पावर में -1 लिख दूं, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू उसकी पावर में एक्स की पावर 3/2 लिख दूं, है ना, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं एक्स की पावर में -1/2 लिख दूं, है ना, या मैं एक्स की पावर 1/2 लिख दूं, तो ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो इनमें आप कॉन्टिन्यूटी डायरेक्टली देख के कमेंट नहीं कर सकते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आएंगे ये क्वेश्चंस तो मैं वहां सिखा दूंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा इजी वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें देखते से ही हमें कॉन्टिन्यूटी पता चल जाती है। पॉलिनोमियल है मतलब कॉन्टिन्यूटी है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स फटाफट से दिखा देता हूं आपको मैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं और सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही कवर्ड है ना। सो अगर आपको अब कॉन्टिन्यूटी देखनी है तो चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिखाया। आप बोलोगे भैया मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मैंने देखा यहाँ पर पूरी तरह से पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर कभी भी एक्स की पावर 1/2 नहीं है, -1/2 नहीं है, पॉलिनोमियल है मतलब फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है। और जितने भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिलते हैं वो कॉन्टिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होते हैं। मतलब हर पॉलिनोमियल फंक्शन को आप देखते से ही बोल सकते हो कि भैया ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल होने के यही फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं, और एक पॉलिनोमियल देखो, ये भी पॉलिनोमियल है ना। अब हो सकता है कि ब्रैकेट्स में लिखा है, बट आप इसे इंडिविजुअली चेक कर सकते हो। x+3 अपने आप में पॉलिनोमियल है, क्योंकि मुझे पावर में कुछ 1/2 1/3 नहीं दिख रहा है। ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल है बिकॉज पावर में 2 दिख रहा है। पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, तो ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा। किसी भी फंक्शन को आराम से देख के पहचान सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, देखो खुद ही बता दोगे आप पूरी तरह से क्या है, ये पॉलिनोमियल है। देखा, तुरंत बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ो और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, इधर देखो बस, एक्स क्यूब है और 12x है, पावर में 1/2 3/2 कुछ नहीं है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो स्टेप है ना, जैसे ये क्लियर हो जाता है वैसे ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे क्या दिखा यहाँ पे, पावर में 2/3। तो इसको देखते से मैं क्वांटिन्यूटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी कमेंट नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा मेहनत करके चेक करना पड़ेगा। अच्छा, पॉलिनोमियल नहीं है तो तुरंत नहीं बोल देना कि भैया ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होगा, रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, हम चलेगा, हाँ ऐसे नहीं करना। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो भी उसके कॉन्टिन्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो वो कैसे चेक करना है, जब हम इस 6th क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब मैं दिखाऊंगा। अभी के लिए आप बस जान लीजिए कि हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, जब आएंगे तब पहुंचेंगे। और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये वाला सवाल देखिए, ये भी पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, अंडर रूट आ गया। ठीक है, सो अंडर रूट को कैसे लिखा जाता है, आपको ये चीज याद होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स की पावर 1/2। सो अंडर रूट ऑफ अगर 4 - x² लिखा है, मतलब ये चीज हो गई आपकी 4 - x² की पावर में 1/2। पावर में 1/2 आ गया, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है मतलब देखते से मैं इसको कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं बोल पाऊंगा। है या नहीं है, जैसे मैंने बताया चेक करना पड़ेगा, तो जब इस सवाल में आएंगे तो चेक करके दिखाऊंगा भी मैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे सवालों की लिस्ट देख रहे हैं ताकि हमें चेक करना सीख जाए देखते से कि कौन सा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल रहेगा। ये वाला देखिएगा, ये भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करते हैं। सो हमने देखा यहाँ पे भाई ये तो पॉलिनोमियल है, बट आपने तो मुझे ई की पावर वाले फंक्शंस के बारे में बताया ही नहीं था। ठीक है, तो मैं अब आपको बता दूं कि ई की पावर में चाहे -x/2 लिखा हो, ई की पावर में चाहे x/2 लिखा हो, ई की पावर में कुछ भी चीज दी हुई हो, ठीक है ना। सो एक्स जनरली ऐसी चीजें दी जाती है, तो वो पॉलिनोमियल रहता है। ओके, है ना। सो कहाँ नहीं रहता है, चेक कर, आगे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, जहां पे चेक नहीं हो पाता वहां पे फिर से देखेंगे। ओके,
यहाँ देखिएगा लॉग की चीज दे रखी है, लॉग के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। तो डायरेक्ट कमेंट, सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूं एक बार कॉन्टिन्यूटी की, है ना। सो कभी भी कोई फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है, फंक्शन अगर इस तरीके से रहेगा कॉन्टिन्यूअस 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 कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ मेरे पास पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल थे, जहां मैंने देखा 1/x आ गया विच इज नथिंग बट x की पावर -1, नॉट कॉन्टिन्यूस। 1/x-2 इज इट कॉन्टिन्यूस? नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं है। ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है क्या? कंटिन्यूस नहीं है। ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है क्या? कंटिन्यूस नहीं है। जहां आपको पावर्स की जगह पे 1/2 मिल गया, या नीचे डिनोमिनेटर में आपको x मिल गया, या डिनोमिनेटर में x-2 मिल गया, या √x मिल गया, कुछ भी चीज अगर वेरिएबल मेरा डिनोमिनेटर में गया, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। अब अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं रहेगा, और अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन इसमें बस एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है। क्या एक्सेप्शन आ जाता है? कि 1/x जो है वो कॉन्टिन्यूस है क्या? हमने बोल दिया सर 1/x जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया, पॉलिनोमियल नहीं है। ऑल्सो अगर इसे जस्टिफाई करना चाहिए कि भैया कहां पर कंटिन्यूस नहीं है, तो जब भी आप x = 0 डालेंगे तो ये जो फंक्शन है वो f(x) क्या बन जाएगा? f(0) = 1/0। 1/0 बेसिकली हम लोग इन्फिनिटी पढ़ते हैं, बट हम इसे नॉट डिफाइंड बुलाते हैं गाइस। ठीक है। तो कोई चीज अगर नॉट डिफाइंड हो गई, मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकल सकती, तो वो कंटिन्यूस नहीं है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाला फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, आप बोलोगे जहां डिनोमिनेटर 0 बनेगा वहां कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है। तो x-2 = 0 करेंगे तो x = 2, मतलब x = 2 पे ये चीज 0 बन जाती है। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है? x = 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है। सो कंटिन्यूटी भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज कंटिन्यूस नहीं है तो वो थ्रू आउट कंटिन्यूस नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं है, थोड़ा सा ये जानना पड़ता है। इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूस नहीं है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ x आ गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है? भैया जिस पॉइंट पे ये चीज 1/0 बन जाएगी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो कंटिन्यूस नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई x = 0 पे ये चीज 1/0 बनेगी, मतलब x = 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका पूछेंगे कॉन्टिन्यूस है क्या, तुरंत बोल देंगे नीचे x कॉन्टिन्यूस नहीं है। कहा नहीं है? x = 0 पे 5/0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया। इनमें से एक पार्ट भी अगर नॉन डिफाइंड हो गया, वहां पर वो कंटिन्यूटी छूट जाती है। ठीक है। सो कभी भी किसी भी फंक्शन को देखते से पहचानना है अगर कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, सो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा पॉलिनोमियल ही गिवन हो या सब एक्स एक्स ही गिवन हो। ठीक है। चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक भी गिवन हो सकती है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक का उसूल तो बड़ा सिंपल सा होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके सामने है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होता है। जैसे साइन एक्स है, वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है। कोई भी चीज नॉन कंटिन्यूस कब बनती है? जब वो 1/0 बन सकती है, तभी वो नॉट डिफाइंड होता है, और तभी वो क्या बनता है? नॉन कंटिन्यूस। तो किसी की भी कंटिन्यूटी तभी खत्म होती है जब वो 1/0 लेता है। साइन एक्स कभी भी 1/0 नहीं ले सकता, ऑलवेज कंटिन्यूस। बट अगर 1/sin x लिखा है, तो x = 0 पे क्या बन जाएगा? 1/0। मतलब दिस इज कंटिन्यूस क्या? नहीं नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं है। और जब भी कोई चीज कंटिन्यूस नहीं होती तो हमें पता होना चाहिए कहाँ कंटिन्यूस नहीं है। x = 0 पे ये चीज कंटिन्यूस नहीं। वैसे अगर मैं cos 90 की बात करूं तो x = 90 डिग्रीज पे cos 90 क्या हो जाएगा? 0। सो x = 90 डिग्रीज, या आप पाई के फॉर्म में बोल सकते हैं π/2 पे ये चीज क्या बनेगी? 1/0 बनेगी। मतलब x = π/2 पे ये चीज कंटिन्यूस नहीं है। cosec x बेसिकली 1/sin x ही होता है। तो अगेन आप फिर से बोल सकते हो x = 0 पे 1/sin 0 मतलब 1/0 कॉन्टिन्यूस नहीं है। sec x भी क्या होता है? 1/cos x ही होता है, ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है। सो ये फील करने वाली चीज होती है, रटने वाली चीज नहीं होती कि sin x कॉन्टिन्यूस, ऐसा नहीं होता। ठीक है। sin x कभी भी 1/0 नहीं बन सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। sin² x भी कभी नहीं बन सकता, ये भी कंटिन्यूस रहेगा। e⁻x ये चीज कभी भी 1/0 नहीं बन सकती। कुछ लोगों का डाउट होता है अगर e⁻x आया तो वो तो 1/e⁻x हो जाएगा, तो ये 1/0 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। e की पावर में x आप कुछ भी डाल लो, वो कभी भी 0 नहीं बनेगा।
ठीक है। तो इसलिए ई की पावर में कुछ भी गिवन रहे, चाहे वो ई की पावर में एक्स गिवन हो, ई की पावर में माइनस एक्स गिवन हो, आप सिंपली बोल सकते हो कि ये चीज हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगी। ठीक है ना। कभी कभी ई की पावर 1/x हो जाता है, तो वो चीज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूसिटी में प्रॉब्लम करती है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये पावर में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ई की पावर 1/x नॉट कंटिन्यूस। वाई नॉट कंटिन्यूस? क्योंकि मुझे जो पावर मिल रही है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे 1/0 बन सकती है ना। हाँ जी, बन सकती है। तो x इज इक्वल टू जीरो पे ये चीज कंटिन्यूस नहीं रहेगी। सो कुछ भी रटना नहीं होता है। थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, सारे एग्जाम्पल्स को एक बार वापस से देखिएगा, आप कंटिन्यूटी में इतने माहिर हो जाएंगे कि क्वेश्चंस आपको एकदम इजी लगने लगेंगे। बिकॉज रोल्स थ्योरम का फंडा यही है, क्वेश्चन आपको ओरली देख के समझ में आने लगता है कि इजी क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का ही गेम होता है इसमें। ठीक है। फिर कभी कभी थोड़े और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि वो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देगा। टेंशन नहीं लेना, आप इंडिविजुअली चेक करो। अगर इसकी मुझे रोल्स थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है, एक्स स्क्वायर क्या कभी ये 1/0 बन सकता है? साइन एक्स क्या कभी ये 1/0 बन सकता है? तो ये दोनों में से कभी भी कोई 1/0 नहीं बन सकता, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस है। खत्म बात। और आपके सिलेबस में मैक्सिमम ये चीजें हैं, जो भी कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। स्टिल डिफरेंशिएबिलिटी में मैं दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन के करके। एक्स स्क्वायर भाई ये कभी 1/0 नहीं बन सकता, ये भी कभी 1/0 नहीं बन सकता, करेक्ट, कंटिन्यूस है। ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है। ठीक है। सारे जो भी आप देख रहे हो, फोटो से छुप गया तो उसको फिलहाल नहीं कर रहे हैं, देख लेंगे बाद में। इसको देखो, एक्स और अपॉन साइन एक्स। अब प्रॉब्लम है, अगर जीरो हुआ एक्स तो न्यूमरेटर भी जीरो और डिनोमिनेटर भी जीरो। कोई चीज में नीचे जीरो आ गया मतलब ये हो गया नॉट डिफाइंड। मतलब ये कंटिन्यूस है क्या भाई साहब? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस है क्या? चेक कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे साइन जीरो जीरो, ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। तो फंक्शन आपको जैसे ही दिखा कि भाई नीचे वाला कोई भी चीज जीरो बन सकता है, तुरंत बोलोगे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी में ही काफी गेम आपका क्लियर हो जाता है। आई होप आपको कंटिन्यूटी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गई होगी। बैक टू रोल्स थ्योरम आ जाते हैं। तो इसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाने हैं यहाँ तक के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्योंकि ओरली आप देख के बोल पाओगे कॉन्टिन्यूस है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, ये भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। जब चीजें पावर आपका 1/2 3/2 5/2 ऐसा चला जाता है, जहाँ कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना। ओके, सो वहां पे हम नॉन कॉन्टिन्यूस की चीजें चेक करेंगे, ये भी नॉन कॉन्टिन्यूस वाली भी चीजों में आ जाता है। अब नॉन कॉन्टिन्यूस है तो वो किस पॉइंट पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो विल रीच दीज क्वेश्चंस एंड देन विल फिगर आउट। फर्स्ट लेट अस जस्ट कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। सो अब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे भाई तीन चीज चेक करनी थी सर, तीन चीज फटाफट चेक कर लेते हैं। फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है क्या? है। क्यों? पॉलिनोमियल है। सो हम बोलेंगे भाई ये -1 से बीच के बीच में कॉन्टिन्यूस है, क्लोज ब्रैकेट। डिफरेंशिएबल है क्या? कोई भी पॉलिनोमियल हो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। बोल दो सीधा, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब ये चेक करना है, क्या मेरा f(-1) इज इक्वल टू f(1) होता है? चेक कर लेते हैं। आपका जो f(x) है वो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर। आपको चेक करना है भाई साहब, बताइएगा जरा f(-1) की वैल्यू क्या? तो x इज इक्वल टू -1 डाल देंगे तो -1। शायद नेटवर्क कुछ फ्लक्चुएट हुआ था, चलो कंटिन्यू करते हैं। f(x) इज इक्वल टू दिस हो गया। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है मेरे पास में? f(-1) चेक किया है ना, -1 से 1, -1 से 1, -1 एंड 1 चेक करना था। सेकंड वाला चेक करते हैं। सो अगर मुझे f(1) निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखिए x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो f(1) इज इक्वल टू 1। तो f(-1) और f(1) दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये भी टिक हो रहा है। फंक्शन मेरा कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और फिर दोनों बराबर है। तो इसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी? सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हो कि ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है। ओके, ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद क्या आप लिखोगे? नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, देयरफॉर, देयरफॉर तो लिख लिया था, देयर एग्जिस्ट सी इन द इंटरवल। ओके, क्या इंटरवल अपना? -1, सी इन द इंटरवल -1, 1 such that
एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी इन माइनस वन कॉमा वन सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये एक और स्टेप रहती है जो आपको करके दिखानी पड़ती है ना। तो ये हो गया आपका पहले वाला पार्ट, ये हो गया आपका जिसमें इंक्लूडेड है फर्स्ट वाला पार्ट, फिर आपको ये स्टेप लिख देनी है। ये वाली स्टेप कैसे करके दिखानी है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको निकालना है एफ डैश ऑफ सी, ठीक है। तो आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लोगे अपना, क्या है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर। यहां से आप बोल सकते हो भैया एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। मुझे चाहिए था एफ डैश ऑफ सी, तो एक्स की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, एफ डैश ऑफ सी। तो एक्स की जगह पे सी आ गया तो क्या हो जाएगा, 2c। उसने बोला है कि एफ डैश ऑफ सी जीरो होना चाहिए, तो मैं इस 2c को डाल दूंगा बराबर जीरो के, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो मुझसे बोला गया था कि भैया c होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, ताकि एफ डैश ऑफ सी जीरो बने। मुझे मिल रहा है c इज इक्वल टू जीरो, जो कि -1 से 1 के बीच में है। सो आप लास्ट में हैंस वेरीफाइड एक और बार लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो फिर हैंस c इज इक्वल टू जीरो, c एग्जिस्ट। थोड़ी बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिख के चीज़ों को छोड़ सकते हो, उतना कुछ यूनिवर्सिटी लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाली। बस इतना ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट मुझे चेक करना है, इन ऑर्डर टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये लिखो, तीन चीजें थी, चेक करके दिखाओ। कैसे चेक करना, क्वांटिटी मैं आपको सिखा चुका हूँ। उसका होने के बाद में आपको वैल्यू निकाल के देनी पड़ती है सी की। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना, ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ आर टी आर सेटिस्फाइड, वेरीफाइड, देयर एग्जिस्ट सी इन -1 1 सच दैट दिस इज जीरो, काम खत्म आपका, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उन्हें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा सा 1.5x में मूव कर सकते हैं, अगर आपको इनकेस बोर हो रहा हो, थोड़ा सा स्लो लग रहा हो तो। इनिशियली मैं थोड़ा सा स्लो ही स्टार्ट करता हूँ, ताकि जो फास्ट है वो तो 1.5x में चला सकते हैं ना, ठीक है। तो कोई स्लो है, धीरे धीरे समझना चाहता है तो फिर धीरे धीरे उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। अब फंक्शन मेरे सामने है, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। मैं क्या बोलूंगा, अच्छा मुझे वेरीफाई करना है और मुझे एफ डैश ऑफ एक्स का वो पॉइंट भी बता के देना है आपको। चलिए वो भी बता देंगे। जैसे ही फंक्शन को देखा हमने, बोला भाई पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, हर जगह पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, तुम बोलेंगे भाई फंक्शन 100% कॉन्टिन्यूस है। लिखना भी यही स्टेप में है, एज अ फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी हमेशा आपको क्लोज इंटरवल में दिखानी है, डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा आपको ओपन इंटरवल में दिखानी है, ठीक है ना। हमें बस ये चेक करके बताना है कि एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ सेवन है भी कि नहीं भाई साहब। चलो चेक करते हैं। तो थोड़ा सा 1.5x में चला लो ताकि बोर ना हो। वैल्यूज आपको, मुझे तो धीरे धीरे निकाल के दिखाना पड़ेगा, है ना। सो एक्स स्क्वायर -10x प्लस 16 है। अब मुझे दिखाना है एफ ऑफ थ्री निकाल के। थ्री पुट करेंगे, थ्री थ्री ज़ा 9, -3 10 30 प्लस 16, ये कितना हो, -21 प्लस 16 इज -5। वैसे ही मैं एफ ऑफ सेवन भी निकाल लेता हूँ आपके लिए। एक्स इज इक्वल टू 7 डालेंगे तो 7 7 ज़ा 49, -7 10 ज़ा 70 प्लस 16, तो ये क्या हो गया आपका 50, -21 प्लस 16, ये भी -5 हो गया। तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ सेवन विच इज ऑल्सो इक्वल टू -5 आ चुका है आपका। अगला स्टेप वही रहेगा, एज ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। एज ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देयरफॉर द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। अब लिख सकते हो वहां पे सिंपल, कुछ मत सोचो ज्यादा लैंग्वेज का नहीं लिखने का, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नाउ आगे की स्टेप में देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी इन द रीजन ऑफ, ओपन लिखना है हमेशा, यहां ध्यान रखिएगा, सी इन द रीजन ऑफ 3,7 सच दैट एफ डैश ऑफ सी विल बी इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये निकाल के दिखाना है सी, कैसे निकालेंगे, एफ डैश निकालना है तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट करेंगे भाई हम, एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा भाई साहब बताइए, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है, इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया कितना, 2x, -10 इसका डिफरेंशिएशन हो गया -10, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है कितना, जीरो, देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। मुझे पॉइंट सी निकालना है तो एक्स की जगह पे मैं लिख दूंगा सी, ये हो गया मेरा 2c -10, और ये होना चाहिए जीरो के बराबर। तो आप सिंपली लास्ट स्टेप में लिख दोगे कि देयर फॉर 2c -10 इज इक्वल टू जीरो, सो 2c इज इक्वल टू 10, तो c इज इक्वल टू 5। मुझे जो ये सी मिलना चाहिए वो हमेशा आपको जो दी हुई है ना, 3,7 3,7 के बीच में ही मिलना चाहिए। तो ये 5 इनके बीच में मिल रहा है क्या, मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर इज इक्वल टू 5। यहां तक जब आप काम खत्म करते हो तो रोल्स थ्योरम आपका वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद
देयर एग्जिस्ट सी इन 3,7, 3,7 के बीच में सी एग्जिस्ट करता है, सो एफ डैश ऑफ सी इज 0। आगे ये स्टेप ये वाली है, 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, काम बन जाएगा। इतना ही लिखना रहता है, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलो। सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। सिंपल है, देखें। कभी कभी कुछ पॉलिनोमियल्स थोड़े से टेढ़े टाइप के दिखते हैं आपको, जैसे कि ये वाला दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस कभी कभी गलती ये मत करना, अगर पॉलिनोमियल ये वाला दिख रहा है ना आपको, लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा पॉलिनोमियल बना देता है। वो बड़ा पॉलिनोमियल ना यार आपको डिफरेंशिएशन करने में बड़ा दिक्कत करता है, वो चीज़ बस मत करिएगा। आप बहुत आसानी से इनको मल्टीप्लाई किए बिना यूवी रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर तुम्हें यूवी रूल नहीं आता है, चिंता मत करो। डिफरेंशिएशन का एक वीडियो मैंने बेसिक्स का बना के डाल दिया, उसमें यूवी रूल, यू डिवाइडेड बाय वी रूल, प्रोडक्ट, डिविजन, सारे रूल्स मैंने सिखा रखे हैं। यहाँ सिखाने जाऊंगा तो रोल्स थ्योरम की अपनी ही वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, 2-3 घंटे के ऊपर पहुंचेगी। सो मैं यहाँ रूल्स नहीं सिखाने वाला हूँ, आई जस्ट डू द डिफरेंशिएशन, गो एट। अगर आपके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन का वीडियो है, मिल जाएगा चैनल पे आपको, रिसेंटली डला है, देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले भाई, रोल्स थ्योरम में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? पॉलिनोमियल है क्या देख लो, पॉलिनोमियल हो गया तो काम खत्म। पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर में आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे रहते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। फ्रैक्शन हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फ्रैक्शन है क्या? नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये भी सब पॉलिनोमियल है। तो भाई मैं बिना देखे बोल दूंगा कि एज इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल क्लोज्ड -2, 1। इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल -2, 1। एंड बस ये वाली चीज चेक कर लेंगे कि एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 है कि नहीं। अभी चेक किए देते हैं आपके लिए। आपका जो एफ ऑफ एक्स है, दैट इज सिंपली गिवन बाय x+3, ओके, इंटू x-4 का होल स्क्वायर। चलिए एफ ऑफ -2 निकालते हैं आपके लिए। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना? -2 + 3 हो गया +1, इंटू एफ ऑफ -2, एक्स इज इक्वल टू -2, माइनस हो गया -6, सो -6 का होल स्क्वायर। 36 इंटू 1 इज इक्वल टू 36। ये लीजिए आपका एफ ऑफ -2 आ गया। चलिए एफ ऑफ 1 निकाल देते हैं आपके लिए। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे आप, 3 + 1 कितना हो गया 4, 1 - 4 हो गया कितना आपका -3, इसका होल स्क्वायर। ये बनेगा 9, 9 × 4 = 36। तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो एज इट इज अ पॉलिनोमियल वी कैन से इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एंड एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ये तीसरा भी कंडीशन हो गया। अब आप सिंपली लिखोगे कि यार ऑल 3 कंडीशंस, है ना, ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। ठीक है, ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। काम खत्म हो गया आपका, एक पार्ट आपका खत्म हो चुका है। अगले पार्ट के लिए आप इसी सेंटेंस को कंटिन्यू कर लोगे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, है ना, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C in the region open हमेशा -2, 1, such that f dash of C is equal to 0। नेक्स्ट वाली लाइन कि भैया -2, 1 के बीच में C एग्जिस्ट करता है, such that f dash of C is 0। अगर स्टेप वही है, f dash of C निकालना है तो f of x चाहिए है f dash of x निकालना पड़ेगा। वहां आ जाता है आपका चैलेंज। ठीक है, तो क्या चैलेंज आता है, जरा आपका चैलेंज ठीक करके देते हैं आपको। ठीक है, तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, बिकॉज ऐसा ना हो कि चीज़ें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाए हमारे लिए। तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स है, सॉरी वेरी रॉन्ग चॉइस, ओके। सो मेरा जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज गिवन बाय x+3। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है आपके लिए, है ना। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अगर आप इसे पूरा खोल दे तो टफ हो जाएगा। यूवी रूल लगाएंगे। यूवी रूल क्या होता है, इसको आप यू मान लो, इसको वी मान लो। यूवी रूल में क्या करना पड़ता है हमें कि पहले यू को एज इट इज रखते हैं, वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर वी को एज इट इज रखते हैं और यू का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो, यू को एज इट इज रखेंगे, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू यू को एज इट इज रखूंगा मैं x+3, वी का डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो x-4 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 2 × x होता है, तो x-4, फिर ये अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, काम खत्म। ठीक है, प्लस अब v को एज इट इज रखेंगे हम, दिस बिकम्स x-4 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स। इसको थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए आपके लिए रिफाइन भी कर देते हैं, है ना। जिसको ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है, तुम बेसिक्स और डिफरेंशिएशन की प्लीज जाके वीडियो देखो और उसको स्ट्रॉन्ग करो, वरना M1 गया तुम्हारे हाथ से, नहीं निकलेगा M1। क्योंकि यूनिट नंबर 4 और 5 करके तो मैट्रिसेस तो कर लोगे, बट जब तक डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे तुम्हारा
आगे का काम नहीं बनने वाला है। और यूनिट नंबर 5 और 4 करके सिर्फ 28 की मार्क होते हैं, तुम्हें और चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। मतलब 28 ही चाहिए, बट एक आधा क्वेश्चन भी गलत हो गया तो तुम तो बैकलॉग हो गया ना, इसलिए डिफ्रेंसिएशन सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, यहां भी x-4 है, यहां भी x-4 है, तो कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो अगर मैं x-4 को कॉमन ले लूं तो x+3 × 2 बचेगा, तो मैं इसे 2x+6 लिख देता हूँ ना, 2 3 6, ये बाहर आ चुका है, प्लस x-4 एक बाहर आ चुका है, तो एक ही बचेगा x-4 है ना। चलो, और अच्छे से लास्ट लाइन में रिजोल्व कर लेते हैं इसको। दिस इज बिकम x-4 × 2x + x कितना हो गया, 3x, 6 - 4 कितना हो गया, +2। तो ये मेरे एफ डैश ऑफ एक्स की क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आपको बस एक आखिरी लाइन का काम करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर देता हूं आपके लिए, है ना, ताकि आप आराम से उस चीज का काम जो है वो कर पाए, ठीक है ना। हम क्या निकाल चुके हैं, हम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमें बस सी निकाल के दिखाना है, जो सी हम हमेशा निकाल के दिखाते थे। एफ डैश ऑफ एक्स अगर ये है, तो एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, बस एक्स की जगह पे आप सी रख दीजिएगा। सो दिस बिकम C-4 × 3C + 2। और हम क्या करते थे, एफ डैश ऑफ सी को इज इक्वल टू 0 डालते थे, डाल देंगे। अब C-4 × this = 0, इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है आपको, है ना। समझना है कैसे, समझो, A × B करने पे 0 हो रहा है, मतलब A भी 0 हो सकता है, B भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा, हमें नहीं पता कौन सा है, दोनों भी 0 हो सकता है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट भी 0 हो सकता है, ये वाला पार्ट भी 0 हो सकता है, राइट, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट 0 हुआ, मतलब C-4 = 0, C = 4, एक वैल्यू मिल गई सी की, लिख देंगे भाई, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट 0 हुआ तो हमको मिल सकता है C = 4। और अगर ये वाला पार्ट 0 हुआ तो हम लिख सकते हैं 3C + 2 = 0। तो C ये इधर जाएगा -2, फिर नीचे जाएगा तो -2/3। बेसिक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स इतना तो कर लेते होंगे, राइट। तो C -2/3। अब मुझे C की एक नहीं दो दो वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। तो आंसर के लिए कौन सी वैल्यू लेना है हमें, -2/3 या 4, देख लेते हैं। हमारा जो थ्योरम है वो क्या कहता था कि ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। अगर ये है तो फिर हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे कि देयर एग्जिस्ट, राइट, देयर एग्जिस्ट सी इन द रीजन ऑफ -2, 1 such that f dash of c is equal to 0। मतलब सी में -2, 1 के बीच का ही ले सकता हूँ, -2, 1, 1 के बीच में 4 नहीं आ रहा, मतलब मैं इसको नहीं लूंगा, तो मेरा जो सी रहेगा वो -2/3 रहेगा, दैट विल बी माई आंसर। ओके, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें सिर्फ अच्छा वाला पार्ट आपका डिफरेंशिएशन की था जो थोड़ा सा ट्रबल कर सकता था आपको, जो यहाँ पे अच्छे से रख के सिखा दिया गया। थोड़ा सा अटपटा अगर लग रहा होगा तो मैं इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, है ना। ओके, या देखो यार, स्पेस थोड़ी सी कम रहती है, तो चीजें कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है लिखने में, बट बुरा नहीं मानना है ना, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं पूरी अच्छे से बना के सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ओके, आई होप रोल्स थ्योरम आपका सही जा रहा होगा, ठीक ठाक। ये शुरू के 2 3 क्वेश्चंस जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेते हो, आगे के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इजी लगने लगता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके जैसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने किया था, है ना। x² - 5x + 6, हम थोड़ी देर पहले x² - 10x + 16 कर चुके हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से एकदम शॉर्ट में आंसर निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखूंगा मैं आपके लिए, वरना वेस्ट ऑफ टाइम जाता है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे भाई, कंटिन्यूटी कैसे पहचाने, पॉलिनोमियल है क्या, हाँ जी साहब पॉलिनोमियल है। सो इट इज, सो टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड लिख लिया हमने। सो ये कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल है, एज इट इज अ पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूस लिख देंगे। एज इट इज अ पॉलिनोमियल इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन इक्वालिटी। बस ये निकालना है, f(2) और f(3) निकालना है। फटाफट से पुटअप कर दोगे, वैल्यूज निकल जाएगी, इसका डिफरेंशिएट कर लोगे तो 2x - 5 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ सी जब आपको लिखना रहेगा तो एफ डैश ऑफ सी क्या रहेगा, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स लिखाना है, ठीक है। सब ओरली होता है भाई, एफ डैश ऑफ सी, एक्स की सी लिख दो, 2c - 5 = 0, तो c कितना 5/2, मतलब c = 2.5 आपका वैल्यू मिलेगा आंसर, जो कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है। हमने आंसर डाल दिया, खत्म बात। ओरली देखो कितना ही करना रहता है बस। यूनिवर्सिटी बोलती है कि प्लीज 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 मेरे को स्टेप लिख के दिखाओ, क्या पता तुमने सामने वाले का देख के चीटिंग करके लिखा होगा, तो इसलिए यूनिवर्सिटी मानती नहीं है बिना दिखाए हुए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी आता है। मुझे लगता है ये भी आपको डीप डाउन लिख लिख के करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट होपिंग कि आप पूरा लॉजिक इसके पीछे का समझ चुके होंगे।
ठीक है ना। सो फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको स्पीड से ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आपको करना पड़ेगा। अब बोलोगे भाई रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, ये मेरा फंक्शन है 0 से 2 3 के बीच में। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द रोल्स थ्योरम हमें तीन चीज, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एफ ऑफ पी। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करें भाई, अगर मेरा फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, मतलब पावर्स में 1/2 3/2, पावर्स में फ्रैक्शन नहीं है, बस जिंदाबाद। बस पावर्स में फ्रैक्शन नहीं है मतलब 0,2√3 में वो कॉन्टिन्यूस भी रहेगा, एज इट इज अ पॉलिनोमियल सो इट विल बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। यही लाइन लिख सकते हो, यही काफी है, ठीक है। ये बस निकाल के दिखाना पड़ेगा कि f(0) = f(2√3) आ रहा है या नहीं। उसके लिए तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज एक्चुअली पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। कर लो भाई, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप f(x)=x³ - 12x लिख रहे हैं, सो x=0 पे 0 - 0 क्या हो गया, 0। f(2√3) निकालना है, मतलब मुझे x की जगह पे 2√3 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√3 का होल क्यूब -12 टाइम्स ऑफ 2√3। इजी लग रहा है मुझे ये भी। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 × √3 तो 8 टाइम्स ऑफ 3√3 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। -12 × 2 = 24 टाइम्स ऑफ √3, 8 3 24 होता है, 24√3 -24√3 हो गया 0। So as it is continuous differentiable and f of a is equal to f of p, therefore all the three conditions of Rolle's theorem are verified. Therefore there exists c in the region of 0,2√3, यहाँ पे हमेशा ओपन रहता है, such that f dash of c is equal to 0। मुझे f dash of c से c निकालना है, तो मैं पहले f of x से क्या निकालूंगा, मैं पहले f dash of x निकालूंगा। कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे x³ का बनेगा 3x² -12x का बनेगा 12, और f dash of c से मैं x से f dash of c लिख सकता हूँ। x इज इक्वल टू c डालेंगे तो 3c² - 12, इसको डालना है मुझे 0, तो 3c² हो गया कितना 12, देयरफॉर c² इज इक्वल टू होगा कितना 4। मतलब c इज इक्वल टू कितना, ध्यान रखिएगा दो वैल्यूज मिलेगी अब c की। बहुत लोग यहाँ पे सिर्फ c इज इक्वल टू लिख देते हैं, नहीं, c इज इक्वल टू +-2 है, तो c इज इक्वल टू +2 भी है ना, एंड c इज इक्वल टू -2 भी है। दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, हमें क्वेश्चन से डिसाइड करना हम कौन सी वैल्यू लेंगे। तो हमारी जो c की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में है, मतलब मैं इसे रख सकता हूँ। ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं है, मतलब ये मेरा c नहीं हो सकता, तो मैं माई वैल्यू ऑफ c इज +2 से आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। स्पीड अप क्यों किया है, शुरू के 3 4 क्वेश्चन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लिख के सिखाए हैं। अब बस आगे जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे ना, डिफरेंशिएशन इज द ओनली की। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप कंटिन्यूटी पहचानने में गड़बड़ करें। तो अब हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जहां पे कंटिन्यूटी पहचानने में आपको थोड़ी सी दिक्कत सी हो सकती है, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन को ओरली देख के आप कॉन्टिन्यूस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, पावर में फ्रैक्शन आ गया। पहले वाले क्वेश्चंस में बोल देते थे इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ बी निकाल के खत्म कर देते थे। तो जब भी कोई चीज कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी, जब भी कोई चीज कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी, मतलब है या नहीं है मुझे नहीं पता है, बेसिकली हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी माय बैड, ओके। ये कंटिन्यूस है या नहीं है हमें नहीं पता, होता तो हम अब तक सॉल्व कर चुके होते, हमें नहीं पता है या नहीं। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी ऐसी जगहों पे जब हमें पता नहीं चलेगा कि चीज कंटिन्यूस है या नहीं है, तो सबसे पहले आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो चीज डिफरेंशिएबल हो जाती है, अगर वो चीज डिफरेंशिएबल हो जाती है, तो हर वो चीज जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस भी होती है, ध्यान रखिएगा। बट उल्टा ट्रू नहीं है, हर वो चीज जो कंटिन्यूस है वो गारंटी के साथ डिफरेंशिएबल होगी कि नहीं होगी, वो तो हमारी किस्मत थी कि अभी तक हमें मिल रहा था। लेकिन हर जो चीज डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस रहेगी ही रहेगी। तो जहां पे आप देख के पॉलिनोमियल है या नहीं कमेंट नहीं कर पा रहे हो, वहां आप पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे। अगर वो डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कंटिन्यूस भी रहेगा, फिर हम आगे बढ़ के आंसर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जरा पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसकी। हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएट कर दो, खत्म काम। हाँ, इतना ही रहता है बस। तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मैं कैसे करूंगा डिफरेंशिएबिलिटी चेक, मैं बोलूंगा भाई मेरा जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं। मेरा फंक्शन है 3 + x - 2 की पावर में 2/3। मैं इसे डिफरेंशिएट करके देख लेता हूं। मैं जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 0 प्लस, तो ये बनेगा 2/3 इंटू x - 2 की पावर में 2/3 - 1।
विच इज नथिंग बट 2/3 इंटू एक्स माइनस टू की पावर में 2 - 3, सो ये -1/3 बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब माइनस आने का मतलब क्या है, मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ। ठीक है ना, जब भी पावर में माइनस आता है तो हम उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। सो देयर फॉर मुझे एफ डैश ऑफ एक्स जो मिल रहा है वो बेसिकली 2/3 के साथ में क्या मिलेगा यहाँ पे, ये चीज जाएगी नीचे की तरफ, 1/x - 2। ओके, सो पावर में जो 1/3 था, वो -1/3 था, वो नीचे जाके 1/3 बनेगा। अब बताइए, जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में पहुंच जाती है उसको 1/0 बनाना इजी होता है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम। किस वैल्यू के लिए 1/0 बन सकता है? ये x इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम पुट अप करेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बताइएगा, जीरो पुट करने पे 1/0 बन जाएगी। मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए ये चीज डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम बोलेंगे भाई साहब ये चीज कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। अब अगर हमारा जो इंटरवल है उसमें मेरा x इज इक्वल टू 2 आता होगा, बल्ले बल्ले, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें जो चेक करना है 1 से 3 के बीच में 2 आता है। मतलब 1 से 3 के बीच में क्या हर वैल्यू के लिए ये चीज डिफरेंशिएबल है? नहीं, एक वैल्यू मिल गई जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हम बोलेंगे भाई ये चीज डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर वेरीफाई करना था तो रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। अब जहां पर भी रोज थ्योरम वेरीफाई नहीं होता है वहां वो एफ डैश ऑफ सी वाले स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेप तभी आती है जब रोज थ्योरम आपका वेरीफाई हो जाता है। ठीक है ना, सिंपल है। मैंने देखा डिफरेंशिएट करके मुझे एक वैल्यू मिली और वो वैल्यू इस रीजन के बीच में लाई करती है, मैं बोल दूंगा भाई डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, काम खत्म, नेक्स्ट खत्म चीज। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। ठीक है, अगर इंटरवल 1,3 की जगह पे इंटरवल मुझे दिया होता कितना, इन द इंटरवल ऑफ 3,4, तो मैं क्या बोलता कि ये चीज डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ, फिर मैं बोलता कि ये चीज डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि ये चीज नॉन डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू 2 पे, बट एज पर द क्वेश्चन मुझे 3 से 4 के बीच में चेक करना है। तो अगर मुझे 3 से 4 के बीच में चेक करना है तो मैं बोलूंगा कि भाई ये 3 से 4 के बीच में डिफरेंशिएबल है और फिर तो कंटिन्यूस भी मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, बट ऐसा रियरली होता है, यूनिवर्सिटी ऐसे गेम नहीं खेलती है। जो भी नॉन डिफरेंशियल वाला आता है वो जनरली वो उस रीजन में कवर होता ही होता है। ठीक है ना, तो बस समझने वाली बात यह है कि कोई चीज अगर नॉन डिफरेंशिएबल है या नॉन कंटिन्यूस है तो वो हमेशा नहीं होगी, वो एक पॉइंट पे नॉन कॉन्टिन्यूस या नॉन डिफरेंशिएबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल हम देखेंगे। ठीक है, सवाल देखने के बाद हम जजमेंट अपना डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने सवाल देखा। सवाल में मुझे पॉलिनॉमियल दिखा क्या? पॉलिनॉमियल दिखता मैं बोल देता एज इट इज अ पॉलिनॉमियल कंटेन्स डिफरेंशिएबल, ये चेक करता पड़ जाता। सवाल में मुझे पॉलिनॉमियल नहीं दिखा। तो जब पॉलिनॉमियल नहीं दिखता है तो मैं क्या चेक करता हूँ सबसे पहले? डिफरेंशिएबिलिटी। अगर वो डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। चेक करें डिफरेंशिएबिलिटी। आओ चेक कर। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में है। आप जानते होंगे अंडर रूट ऑफ एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 4 - x² होल टू द पावर 1/2। ठीक है ना। तो अब जब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत लोग जो डिफरेंशिएशन में स्ट्रांग नहीं है उनको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। कैसे होगा डिफरेंशिएशन? भाई ये यार, अगर x की पावर 1/2 है तो ये क्या होता है, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस, है ना। मतलब ये होता है 1/2 x की पावर -1/2। इसे हम नीचे लाके क्या लिखते हैं, 1/2 x की पावर 1/2 विच इज नथिंग बट 1/2 रूट एक्स। तो इस टाइप का कमांड आपका थोड़ा होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, जो अगर नहीं है तो प्लीज जाओ बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन के वीडियो में कमांड अपना लेके आओ, वरना लगेगा, बैकलॉग लगेगा फिर। ओके से, ओके, सो ले लेते हैं इसे। एफ डैश ऑफ एक्स के लिए 1/2 4 - x² की पावर 1/2 -1 होगा विच इज -1/2। अच्छा, ये चीज़ यहाँ खत्म नहीं होती है। मैंने बेसिक और डिफरेंशिएशन में सिखाया कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। सो ऊपर वाले को पूरी तरह से डिफरेंशिएट करने के बाद में हम मल्टीप्लाई करके अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सवाल साइन ऑफ x² है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो इसका आंसर आप कॉस ऑफ x² लिख के नहीं छोड़ देते, आप कॉस ऑफ x² लिखते हैं, फिर अंदर वाले पार्ट को भी फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे ही आपने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया फिर अंदर वाले पार्ट को भी डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये बनेगा -2x। तो असल में ये बनेगा इसका डिफरेंशिएशन।
ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन की वीडियो में मैंने करा रखी है, बहुत हेल्पफुल होती है, देखना जाके। ठीक है, तो ये बन गया। अब 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली आप लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज माइनस एक्स इंटू 4 - x² और इसकी पावर में -1/2 है। ये माइनस को मैं डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, दिस इज -x डिवाइडेड बाय, सॉरी स्ट्रेट लाइन खींचना थोड़ा ये टैबलेट में दिक्कत होता है। सो दिस इज 4 - x², इस होल की पावर है 1/2। अब देखिए, कोई चीज अगर डिनोमिनेटर में पहुंच गई मतलब वो 1/0 बन सकती है। कहाँ बन सकता है, देखो ये चीज जीरो कब बन सकती है भाई साहब, 4 - x² इज इक्वल टू जीरो कब बन सकता है, जब 4 इज इक्वल टू x² हो, मतलब x इज इक्वल टू प्लस या -2 पे, है ना। x इज इक्वल टू 2 हुआ तो भी ये 1/0 बनेगा, -2 पे भी बन जाएगा। तो अगर मेरा x इज इक्वल टू -2 हुआ या फिर x इज इक्वल टू 2 हुआ, तो ये 1/0 बनेगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन दोनों पार्ट्स पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अब जरा यहाँ के चेक करो, ये दोनों पॉइंट्स तो मेरे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इंक्लूडेड भी नहीं है। याद है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मैंने दिखाया था पहले, कोई चीज मुझे चेक करनी है तो कंटिन्यूटी उसकी क्लोज इंटरवल में चेक होती है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी उसकी ओपन इंटरवल में चेक होती है। मतलब -2 और 2 पे चेक नहीं करना है मेरे को, -2 और 2 पे नहीं चेक करना, क्योंकि ओपन इंटरवल है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये जो फंक्शन है वो -2 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट -2 और 2 से फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच का होना चाहिए। तो इनके बीच में तो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं है ना, मुझे सिर्फ नॉन डिफरेंशिएबल के पॉइंट मिलते हैं हमेशा। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन। ओके, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज 2 पॉइंट्स, बट एज पर आर कंडीशन मुझे ये वाले पॉइंट्स नहीं चाहिए, इनके बीच वाले पॉइंट्स हैं। तो यहां लाके सिंपल आप बोल दोगे कि एज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल इन माइनस एट -2 and +2, बट एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू टॉक अबाउट -2, 2, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन -2, 2। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लोग कर देते हैं। अब कोई चीज डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी रहेगी। ठीक है, सो मेरा कॉन्टिन्यूटी भी स्टैब्लिश हो गया, मेरा डिफरेंशिएबिलिटी भी स्टैब्लिश हो गया। अब बस मैं अगर f ऑफ -2 इज इक्वल टू f(2) प्रूफ कर दूं, मेरा रोल्स थ्योरम हो जाएगा, और मुझे जो पॉइंट हम देखते थे सी वाला वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरे को इरेज कर देता हूँ, सिर्फ काम की चीज हम लिखेंगे। तो मेरी कॉन्टिन्यूटी हो चुकी है, मेरी डिफरेंशिएबिलिटी हो चुकी है, अब मुझे f ऑफ -2 और f(2) चेक करना है। चलिए वैल्यू पुटअप करना शुरू करते हैं। सो थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगे अब जरा। f ऑफ x इज इक्वल टू √of 4 - x², सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना, √of 0, विच इज 0। f ऑफ +2 पुट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, √of 4 - 4 0, विच इज 0। तो ये भी हो गया। सो एज ऑल द 3 कंडीशंस आर satisfied, therefore the Rolle's theorem is verified। लिख दिया। अब रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया, सो हम आगे की स्टेप लिख लेंगे, therefore there exist, है ना, थोड़ा सा 1.5 इसमें चल के आगे के बढ़ा सकते हो, देयर एक्सिस्ट सी इन द रीजन ऑफ हमेशा ओपन -2, 2 सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ सी चाहिए तो उसके लिए मुझे एफ डैश ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी एफ डैश ऑफ एक्स लिख के दिखाया था, अभी अभी आपको फिर से लिख के दिखा देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू 4 - x² की पावर -1/2, और फिर अंदर वाले का पार्ट करेंगे तो ये 0 और ये बनेगा -2। ठीक है, -2x, सॉरी। सो इसका जो डिफरेंशिएशन बनता है बेसिकली वो क्या बनता है, लिख लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, ये -2 से 2 कटेगा तो -(x/4 - x²) होल टू द पावर 1/2। ओके, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। अब मुझे एफ डैश ऑफ एक्स मैंने लिख लिया है, मुझे चाहिए एफ डैश ऑफ सी, तो एक्स की जगह पे सी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए रेड पेन से लिख देते हैं, देयरफॉर, गलत चॉइस ऑफ रेड। सो पेन में मैं बस चेंज करता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास होती नहीं है ना ज़्यादा लिखने के लिए। उसके लिए बस तो -c डिवाइडेड बाय 1/2 की जगह इसको मैं अंडर रूट ही साइन लगा लेता हूँ, दैट लुक्स मच बेटर, 4 - c²। और जो भी एफ डैश ऑफ सी है हम उसको 0 डालते हैं, तो ये तो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, -c इज इक्वल टू 0, मतलब देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। तो इस सवाल के लिए जो हम x ढूंढ रहे हैं या c ढूंढ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और -2, 2 के बीच में लाई भी कर रहा है, तो हाँ है भाई, सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं चाहिए, तो हमने कर ली। ठीक है, सो ओवरऑल डिफरेंशिएशन ही एक चीज है जो प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट कर सकता है। हाँ, क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर सकते हैं,
वो सोचेंगे कि भैया ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो लिख के बढ़ जाते हैं। नहीं, ये नॉन डिफरेंशिएबल इन दोनों पॉइंट्स पे है, और कभी भी क्लोज ब्रैकेट यहाँ इंक्लूड नहीं होते। तो एक ट्रिक क्वेश्चन टाइप का मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ये पूछ सकती है। नई वाली बुक में भी इस क्वेश्चन के बारे में चीजें थोड़ी सी दे रखी है। ओके, सो लेंदी हो रहा है लेक्चर, बट ठीक है, कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और एक क्वेश्चन है। अब ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा बिकॉज आगे के क्वेश्चंस मुझे दिखाने हैं आपको करके, ठीक है। प्लस एक चीज और है कि आगे के क्वेश्चन में आपको स्प्लिट फंक्शन भी आने वाला है। देखने में लगता है कि प्रॉब्लमैटिक है, बट स्प्लिट फंक्शन एक्चुअल में बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। जो कुछ मैंने आपको सिखाया उसके बेसिस पे हम 100% होपिंग कि आप ये वाला सवाल कर लोगे, बट स्टिल थोड़ा सा मैं स्पीड अप करके दिखा देता हूँ। बिकॉज अब आए हो तो सिर्फ इजी चीज करा के भेज दूँ तो मजा नहीं आएगा, है ना। थोड़ी सी अच्छी वाले क्वेश्चंस भी करा देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। रोज थ्योरम वेरीफाई करना, हाँ जी सर करना है। देखो पॉलिनोमियल है क्या, सर ये वाला तो पॉलिनोमियल है, ये वाला भी पॉलिनोमियल है, और ये ई की पावर समथिंग है। ई की पावर वाले हमेशा कंटिन्यूस होते हैं अनलेस आपको ई की पावर में 1/x ना मिल जाए, क्योंकि 1/x ही आपकी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ जब तक 1/x, अच्छा ये -x से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ई की पावर ये होता है 1/x, ठीक है, ये नहीं होता है। ओके, हाँ जी, सब कुछ हमारा प्रॉपर है। या फिर और कंफ्यूजन हो तो आप इसे और बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते थे कि ई की पावर समथिंग नेगेटिव है तो नीचे आके x/2 बन जाएगा। ये अपने आप में जीरो तो बन सकता है, बट ये कभी भी जीरो नहीं बन सकता। मतलब ये ओवरऑल 1/0 कभी नहीं बन सकता, मतलब ओवरऑल फंक्शन क्या है मेरा, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एज इट इज अ पॉलिनोमियल, एज दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल तो नहीं बोलेंगे बट फंक्शन है। दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ फंक्शन, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, लिख दो सीधा। इट इज ओवरऑल द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इट इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल -3, 0, इट इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ओपन -3, 0। अब बस मुझे f(-3) और f(0) चेक करके दिखा देना है, ठीक है। चलो चेक करके दिखाते हैं आपको। f(-3) क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो -3 + 3 ये 0 बन जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0, f(0) निकालते हैं। x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, ये दोनों भी हो गए। मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड दिस। अगला स्टेप बड़ा सिंपल है, एज ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, खत्म। अगला स्टेप क्या करें सर, अगले स्टेप में आपको ये करके सी निकाल के देना है। चलिए फटाफट से सी निकाल के देते हैं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो हमारे पास इसमें डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, बट ठीक है कोई नहीं। जो आपका f(x) है दैट इज गिवन बाय x इंटू x+3, मैं इसे क्या लिखता हूँ ना, x² + 3x लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया रहेगा ये, ठीक है। और जो नेगेटिव है e की पावर में समथिंग, उसको नीचे ले आता हूँ तो e की पावर x/2 हो जाएगा। अब u/v रूल लगा के मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा होता है तरीका। u/v रूल में क्या होता है देखो, यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको। u/v रूल में क्या होता है, सबसे पहले आप v को लिखते हो और u का डिफरेंशिएशन करते हो, माइनस, फिर आप u को लिखते हो और v का डिफरेंशिएशन, ना पहले नीचे वाले को ऊपर लेगा, u का डिफरेंशिएशन किया, -uv' डिवाइडेड बाय v², सिंपल है। तो जब आप करोगे याद हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन की वीडियो में बहुत सिखाया है। तो चलिए पहले नीचे वाले को लिखेंगे, विच इज नथिंग बट e की पावर x/2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका बताओ, 2x + 3, माइनस, इसको एज इट इज लिखेंगे हम, विच इज x² + 3x, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके डिफरेंशिएशन से, हाँ। ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर समथिंग ही होता है, कंपोजिट फंक्शन है, इस समथिंग को भी वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ई की पावर x/2 का होल स्क्वायर, तो ये पता होगा 2 से 2 कटता है तो ई की पावर x बनेगा यहाँ पे। ये चीज़ तो बढ़िया होगी हमारी, ठीक है ना। अब देखो इधर भी x/2 है, इधर भी x/2 है, कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये जो इतनी बड़ी चीज़ लिखी है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे यार हम, ठीक है। ओके, ये चीज़ दिखाने के लिए थी आपको, दिखा दी हमने। आगे बढ़ते हैं, खाली डिफरेंशिएशन का गेम है इस वाले में, बाकी कोई गेम नहीं है, ठीक है। तो f'(x) इज इक्वल टू कितना, देखिए e की पावर x/2 तो आपकी आ गया बाहर, है ना, यहाँ पे भी था यहाँ पर भी था। अंदर क्या बचा देखें, यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ आपका 2x + 3, ठीक है। ओके, नेगेटिव साइन आ गया, ये जा चुका है बाहर, तो x² + 3x का हाफ बचा है। तो यार ये x²/2 कर लो, क्योंकि 1/2 इधर भी मल्टी जाएगा, और +3x/2 भी कर लो, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ठीक है।
ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज ब्रैकेट में है। बेसिक कैलकुलेशंस है, खुद से पेन पेपर उठा के लिखोगे तो समझ में आएगा। दिस इज माई एफ डैश ऑफ एक्स, जिसके नीचे क्या है, ई की पावर एक्स। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो और हो जाएगा, ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं फिर काम बन जाएगा। दिस इज ई की पावर एक्स अपॉन टू, है ना। दिस इज 2x+3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये तो पहले ओपन होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख देते हैं भाई, ये भाई साहब होगा हमारे मैक्स एक्स स्क्वायर बाई टू। 2x माइनस 3x/2, तो 4x माइनस 3x इज x/2। सो प्लस x/2 प्लस 3, ठीक है ना। कैलकुलेशंस है, थोड़ा सा मुझे आदत है इस टाइप के कैलकुलेशंस ओरली करने की। आप लगे तो एक स्टेप और लिख के माइनस माइनस डाल के ट्राई कर सकते हैं इसको करने का, है ना। डिवाइडेड बाई ई की पावर में एक्स, ठीक है। अब देखो बस, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, ये काटने वाटने की जरूरत नहीं है। ये चीज कभी जीरो नहीं बन सकती, ये चीज कभी जीरो नहीं बन सकती। तो अगर मुझे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डालना है, तो इसी को जीरो डालना पड़ेगा मुझे। मतलब मेरे सवाल के जवाब के लिए सिर्फ ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूँ, आई होप आप पेन और पेपर लेके सारी चीजें लिख रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ, ताकि आपके लिए चीजें आपके सामने हो। ओके, सो हमने क्या बनाया, एफ डैश ऑफ एक्स बनाया। हमें सी बनाना पड़ता है, तो एक्स की जगह पे हम सी डाल देंगे। दिस इज गोना बी ई की पावर सी बाई टू, ठीक है, माइनस ऑफ सी स्क्वायर बाई टू, प्लस यहाँ की छोटी छोटी स्टेप्स अगर मिस भी होती है ना, तो भी यूनिवर्सिटी कोई आपको नंबर वंबर नहीं काटने वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमने देखा था एफ डैश ऑफ सी को हम जीरो डालते हैं तो ये पूरा इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। सो देयर फॉर हम बोल सकते हैं कि माइनस सी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस सी बाई टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। किसी को प्रॉब्लम है तो वैसे भी कर सकता है कि ये सी को मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो हो गया, फिर ये नीचे आया तो ये जीरो हो गया, तो मतलब ये पूरा इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी यहाँ पे थ्री है, प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको एक फेमिलियर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी क्वाड्रेटिक तुमको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता होगा तो कैलकुलेटर में वो तो सीख लिया होगा, डाल के कर लेना। सॉल्व करोगे तो -3x और +2x हो के ये सॉल्व होगा, है ना। हाँ करेक्ट, मतलब देयर फॉर सी की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी एंड -2 मिलेगी इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। तो सी इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, तो सी इज इक्वल टू 3 इन दोनों के बीच में तो नहीं आता है, हटा दो। -2 इन दोनों के बीच में आता है, तो हम जो वैल्यू चूज करेंगे वो सी की, वो होगी सी इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। क्लियर। पूरा गेम इसमें डिफरेंशिएशन की था, जहां पे थोड़ी सी लोगों को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ सकती थी, है ना। ये सीरीज बढ़िया चल रही है, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हमने देख लिए। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सिंपल बताऊं, कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में। तो मैं पहले दिखा देता हूँ आसानी से डिफरेंशिएबिलिटी कैसे यहाँ पे चेकआउट हो रही है। सबसे पहले तुमने देखा कि यार पॉलिनोमियल तो नहीं है, लॉग वॉग फंक्शन दे दिया है मुझे। सो लॉग वाला फंक्शन जब रहता है ना इस तरीके से, आप सबसे पहले उस फंक्शन को खोल लिया करो, ठीक है। जब इस फंक्शन को खोलोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगी एक चीज, कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है, लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तुम इसे लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी आ सकता है लॉग ऑफ ए बाई बी का। देखो यहाँ पे भी दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन है, तो तुम इसे और रिफाइन करके लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये चीज है पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, तो हम लॉग ए इंटू बी की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी, सारी प्रॉपर्टीज बेसिक और डिफरेंशिएशन में सिखाई गई है, होपिंग, ठीक है। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। मतलब इस पूरे को आप इस लास्ट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जाके, कुछ लगे तो थोड़ा बैक जाके देख लीजिएगा, ओके, है ना। और काम हो जाता है तुम्हारा पूरी तरह से खत्म, ठीक है।
हमने इसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब हम देखेंगे भाई साहब ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है। सो कंटिन्यूटी का रूल बड़ा ही सिंपल सा है। क्या कहता है कंटिन्यूटी का रूल? वो सिंपल बात कहता है कि भाई पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या हो गया, बाकी चीजों तो देख लो, कहीं ये चीज 1/0 बन सकता है क्या? ये लॉग की किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी जा सकता है क्या? है ना, लॉग जीरो लॉग की वही सब चेक करना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए फटाफट से जरा चेक करते हैं कि ये कहीं पर इन्फिनिटी या 1/0 जा सकता है क्या। तो जवाब बड़ा सिंपल है कि भाई लॉग का कोई भी फंक्शन तुम्हारे पास लिखा हो, वो कभी भी इन 1/0 पे नहीं जाता, वो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। तो आज से याद रखिएगा कि लॉग के आगे कुछ भी लिखा हो, ये कभी भी 1/0 नहीं बन सकता। लॉग के आगे कुछ भी लिखा हो 1/0 नहीं बन सकता। ठीक है। इसलिए ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमेशा कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, लॉग का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है। हाँ, log x इज इक्वल टू वन का डिफरेंशिएशन 1/x जरूर होता है, तो वह x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है। लेकिन जब x इज इक्वल टू 0 वैल्यू मिलेगी तब सोचेंगे। कंटिन्यूटी तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए टेस्टिंग करनी पड़ती है हमें कि कहाँ हो रहा है। ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम बोल देंगे भाई कंटिन्यूस है इन द इंटरवल, डिफरेंशिएबल भी है। ओके, क्योंकि सिंपल है, चेक वेक नहीं करना, लॉ फंक्शन में आगे बढ़ते हैं ना, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी चेक कर लेना बस। यहीं से चेक कर लो, अगर ए डालते हो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये बनता है log 1 के बराबर, विच इज 0। बी डालोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब भाई बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस, डाल के देख लेना, डाल नहीं रहा हूँ जबरदस्ती, वो टाइम का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेंदी बनेगा वीडियो, सिंपल है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी यहाँ पे मिलेगा। तो क्लोज इंटरवल में भी हमने देख लिया, ओपन इंटरवल में भी हमने देख लिया, वैल्यू पुट अप करके भी देखोगे तो ये सेम मिलेंगे। मतलब रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बिकॉज द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हम आगे चल सकते हैं। देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज 0। एफ ऑफ एक्स है, इसका एफ डैश ऑफ सी 0 करना है, खत्म, कुछ नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं आपके लिए। लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/समथिंग। तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस ए बी। अब इस वाले पार्ट का, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कॉम्पोजिट फंक्शन ये सीखा था हमने, इंटू 2x माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, कॉन्स्टेंट है ए प्लस बी, तो लॉग ऑफ समथिंग भी कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा 0, यहाँ तक खत्म। ओके, अब क्या करें, 1 इंटू 2x है, इसको लिखने से अच्छा हम इसको 2x लिखा रहने देते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये बेटर लगता है, माइनस आराम से कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2x इंटू x हो गया, क्या है? 2x² माइनस ये x², ये माइनस के साइन जाएगा, ये -x² माइनस ए बी, है ना। बहुत ज़्यादा मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज अब आप से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब थोड़े प्लो हो चुके हैं। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, x² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय x² प्लस ए बी। ठीक है, ऑब्वियसली ये इंटू एक्स भी आएगा, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, यस, x² प्लस ए बी, ध्यान रखना एक्स आएगा। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स के बाद हम एफ डैश ऑफ सी लिखते हैं। कुछ नहीं करना रहता है, एक्स की जगह पे बस सी लिख देना होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? c² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय सी इंटू c² प्लस ए बी, और एफ डैश ऑफ सी को हम क्या डाल देते हैं? 0। तो ये चीज़ हो गई 0 के बराबर। अब अगर ये चीज़ 0 के बराबर है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 बन जाएगा, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, तो क्या बचेगा आपके पास? सिंपली c² इज इक्वल टू c² माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सो c² इज इक्वल टू ए बी। c² अगर इज इक्वल टू ए बी है तो c इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? अंडर रूट ऑफ ए बी। बस इतना ही करना था। c की वैल्यू आ गई, क्या c की वैल्यू a और b के बीच में है? हाँ, अंडर रूट ऑफ समथिंग हमेशा, प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा a और b के बीच में होता है, फिक्स है ये चीज। ठीक है, इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, आप लॉग फंक्शन है, सिर्फ यही देख के बोल सकते थे कि आपका लॉग, बिकॉज इट इज, बहुत लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि यार मैं x इज इक्वल टू 0 बोलूंगा यहाँ पे तो ए बी बाई 0 बन जाएगा, तो ये log ऑफ 1/0 बन जाएगा। ऐसे नहीं। ठीक है, लॉग कभी भी 1/0 नहीं बनता है। ठीक है, चीजें थोड़ा सा स्मार्टली करनी पड़ती है, उसको सही तरीके से आप लिखिएगा लॉग फंक्शन को, और उसके ट्रैप में मत फंसिएगा। लॉग अगर डिनोमिनेटर में लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो उसको हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म से हटा के आप उसके नॉर्मल फॉर्म में लिखिए, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। उसके बाद आप उसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करिए। हालांकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लिखने के लिए हमने ये फॉर्म यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे ये फॉर्म थोड़ा इजी लग रहा था, तो ए और बी यहीं डाल दिया था मैंने। बट ठीक है, यहाँ लिख के भी आप अगर लिखते
तो भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू आपको सेम ही मिलती है। ठीक है, तो वही बात है। चलो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब सिर्फ स्प्लिट फंक्शन एक जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो दो स्प्लिट फंक्शन के बाद मैंने एक ये वाला क्वेश्चन भी ले रखा है। फ्रैंकली बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको ये दिखा देता हूँ फटाक से, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस वन। कुछ नहीं करना है बॉस, इतना इजी क्वेश्चन है ना। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी कैसे बताओगे? साइन एक्स का फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, हम जानते हैं। कौन सा कॉन्टिन्यूस नहीं होता है? कोसेक एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। हर बार दिमाग में ये चीज क्लिक होगी कि आप कैसे बोल देते हो देखते से कॉन्टिन्यूस होता है। बता रहा हूं ना, कोई भी चीज अगर 1/0 बन सकती तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी। साइन एक्स कभी 1/0 नहीं बन सकता। कोसेक एक्स कॉन्टिन्यूस है क्या? हाँ जी भाई साहब, कोसेक एक्स होता है 1/sin x। 1/sin x, एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1/0 बन सकता है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस होता है। ई की पावर एक्स कभी जीरो नहीं बन सकता। ई की पावर में कुछ भी डालो, ई की पावर 0 1 होता है बाय द वे, ठीक है। ई की पावर में कुछ भी डालो वो कभी जीरो नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऊपर भी कॉन्टिन्यूस नीचे भी कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस डिवाइडेड बाय कॉन्टिन्यूस भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इट इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल 0,5। इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन द ऊपर इंटरवल 0,5। एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई निकालना है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ऊपर वाला 0 बन जाएगा, 0/0। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, है ना? दिस इज गोना बी साइन ऑफ 0 बाय ई की पावर 0, विच इज 1 अपॉन, सॉरी, साइन 0 इज 0 अपॉन ई की पावर 0 इज 1, विच इज 0। पाई डालोगे तो भी आसान है। साइन 180 क्या होता है? साइन पाई भी 0 ही होता है ना? ई की पावर पाई। साइन पाई कितना हो गया? 0 डिवाइड बाई ई की पावर पाई। 0 बाय समथिंग इज 0। ये दोनों बराबर है। हैज ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। एक बार रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया, सो आगे की स्टेप बड़ी सिंपल सी होती है भाई साहब, डिफरेंशिएशन करना होता है। कैसे करेंगे? u अपॉन वी है, u बाई वी रूल लगेगा, है ना? सो u बाई वी रूल क्या कहता है भाई? पहले v लिखिएगा, u का डिफरेंशिएशन करिएगा, u लिख के v का डिफरेंशिएशन करिएगा और फिर नीचे वाले को स्क्वायर मार दीजिएगा। तो लेते हैं नीचे वाला e की पावर x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन x का क्या हो गया? cos x। माइनस लेते हैं ऊपर वाला साइन x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं e की पावर x, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का स्क्वायर, विच इज ई की पावर 2x। एफ डैश ऑफ एक्स लिखने के बाद में तुम लिखोगे एफ डैश ऑफ सी, विच इज गोना बी ई की पावर सी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ई की पावर सी इंटू साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय ई की पावर में 2c। अब थोड़ा रिफाइन करने के लिए तुम ई की पावर सी दोनों जगह से तो कॉमन में ले लोगे, ई की पावर सी, अंदर की तरफ क्या बचेगा आपका? कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ सी, नीचे की तरफ क्या बचेगा? ई की पावर में 2c, ठीक है। राइटिंग वाइटिंग पे ज़्यादा प्लीज फोकस मत करिएगा, जब चीज़ें थोड़ी सी एंड होने को आती है स्पीड अप करना पड़ता है, राइटिंग वाइटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है। और एफ डैश ऑफ सी हम हमेशा क्या डालते हैं? 0 के बराबर। तो ये ऊपर जाएगा कटेगा, ये नीचे आके कटेगा, तो सिर्फ ये वाला बचेगा, है ना? सो क्योंकि सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा तो हम क्या लिख पाएंगे कि देयर फॉर कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। मतलब मेरा कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है? साइन सी। ये तभी होता है जब सी इज इक्वल टू पाई/4 होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, पढ़ी होगी तुमने। लगे तो इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 1 इज इक्वल टू कॉस सी, नीचे है साइन सी बाई कॉस सी। साइन सी बाई कॉस सी को तुम टेन सी लिख सकते हो, ज़्यादा उसमें स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज आई एम होपिंग कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। टेन सी इज इक्वल टू 1 है। टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा पाई/4 होता है, तो सी इज इक्वल टू पाई/4 हो गया। जो भी सी की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आ रही है, हाँ जी भाई साहब आ रहा है पाई/4 इनके बीच में, खत्म आंसर, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन एक थोड़ा टफ दिखाया जाता है बट है नहीं, आसानी से। कंटिन्यूस क्यों है भाई? ऊपर भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, नीचे भी कंटिन्यूस फंक्शन, तो कंटिन्यूस बाय कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबल भी इसी रीजन से होगा, बिकॉज ऊपर भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नीचे भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। खत्म का। कोई भी चीज नॉन कंटिन्यूस तभी होगी जब वो 1/0 बनती है, कोई भी चीज नॉन डिफरेंशिएबल तभी होगी जब वो 1/0 बनती है। आखिरी का चीज है, स्प्लिट फंक्शन लेके मैंने सॉल्व करवाया है। फटाफट से स्प्लिट फंक्शन लेके आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा लेंदी वीडियो जरूर हो गया, ठीक है, चलता है। पढ़ाई है, तुम तो 1.5x में देखोगे ना वैसे भी, राइट। स्प्लिट फंक्शन में क्या करना होता है, ध्यान से देखो। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1। स्प्लिट फंक्शन में क्या करोगे? जब भी तुम्हारे पास स्प्लिट फंक्शन आता है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, जब भी तुम्हारे पास स्प्लिट फंक्शन आता है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए तुम्हें लिमिट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिना लिमिट्स का यूज किए तुम नहीं कर सकते, हालांकि लगाना बड़ा ही इजी होता है। कैसे लगाना बताऊंगा तुम्हें। ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना, इन पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ता है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, ओके, ठीक है।
अच्छा, इंटरवल जो है यहाँ पे, वो इंटरवल फिलहाल यहाँ दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको इंटरवल लिख के देता हूँ। ओके, सो इंटरवल आपका 1,4 का है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लिखते समय भूल गया था, तो ये सवाल है और 1,4 में देखना है। बड़ा ही सिंपल रूल होता है, आप सिर्फ इस पे फोकस करिए। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? सो फॉर कॉन्टिन्यूटी आप बोल सकते हो कि यार 3 से नीचे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या? ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है। पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन ये ब्रेकिंग पॉइंट पे कैसे चेक करें? सो आई हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी एट 3। तो कॉन्टिन्यूटी एट 3 के लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, मतलब 3 के जस्ट पहले फंक्शन क्या होता है। तो 3 के जस्ट पहले फंक्शन होता है x+1 के बराबर। और 3 के जस्ट बाजू में मुझे लिमिट चेक करनी पड़ेगी, विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब 3 से जस्ट ऊपर जाते हैं तो 3 प्लस में फंक्शन होता है ये वाला। सो फंक्शन यहाँ पे ये वाला डालेंगे, 2 + 4x - x²। जब भी स्प्लिट फंक्शन आपके पास में आता है तो आपको इसी पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है। क्वांटिटी एट 3 चेक करेंगे, यहाँ क्वांटिटी होगी मतलब ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा। जब मुझे 3 के जस्ट पहले वाली वैल्यू चेक करनी है तो ये लिखेंगे, जब मुझे 3 के जस्ट वाली वैल्यू लेनी है तो 3 प्लस में लिखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे भैया कॉन्टिन्यूस है वो, उस पॉइंट पे, ब्रेकिंग पॉइंट पे। चेक कर लेते हैं इक्वल आ रहा है क्या। 3 माइनस हो या 3 प्लस हो, वैल्यू 3 ही लिखनी पड़ती है यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, वैल्यू 3 ही डालनी पड़ेगी, तो 3+1 4 हो जाएगा। x+1 क्या हो जाएगा आपका, दिस इज गोना बी 3+1, वैल्यू इसकी हो जाएगी कितनी, 4 के बराबर। ठीक है ना, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4। यहाँ पे करना है तो 3 डाल दो यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। तो ये बनेगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 डालोगे यहाँ पे तो 2 + 4 3 12 -3 3 9, 14 - 9 कितना होता है आपका, 5 के बराबर होता है। ठीक है, सो 3 माइनस पे जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो 3+1 कितना मिल रहा है आपको, 4। 3 प्लस पे जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो 2 + 12 इज 14, 14 - 9 कितना हो रहा है, 5। तो ये वैल्यू इसके बराबर है क्या, नहीं है। मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस और लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस आपस में बराबर नहीं है। नहीं है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि ये भी वही आएगा आपका 4 और 5, बट हम यहीं पे बोल देंगे कि एज अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। 1,4 पे जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से काम खत्म हो जाता तुम्हारा। ठीक है ना, ब्रेकिंग पॉइंट पे ही चेक करना होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल वापस से, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब ओवरऑल फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। बट यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हो रहा तो मुझे यहाँ चेक करनी पड़ेगी क्या, क्वांटिन्यूटी। मुझे चेक करके क्या दिखानी पड़ेगी, क्वांटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 4। दूसरा करा देते हैं, मुझे चेक करके दिखानी पड़ेगी क्वांटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 4। अगर हो गया कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू 4 पे, हम बोलेंगे ओवरऑल पूरा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चेक करते हैं। तो 4 पे चेक करनी है तो एक बार 4 से जस्ट पहले वाले पे चेक करेंगे और दूसरी बार 4 से जस्ट बाद वाले पे चेक करेंगे। जस्ट पहले वाले पे आपको वैल्यू क्या है, 1/2 टाइम्स ऑफ x - 6 होल स्क्वायर - 3। और 4 के जस्ट बाजू ले लो, 4 से बड़ी वैल्यू पे क्या है आपका x - 5। चलिए पुट करते हैं। 4 अगर यहाँ डालूंगा तो क्या बनेगा आपको, 1/2, 4 - 6 कितना हो जाएगा आपका, -2, इसका होल स्क्वायर -3। 4/2 कितना बनेगा, 2, 2 - 3 कितना हो जाएगा आपका, -1। ये चीज 4 डालेंगे तो 4 - 5 कितना हो जाएगा आपका, -1। मतलब ये वाली वैल्यू से भी -1, ये वाली वैल्यू से भी -1, दोनों क्या है, बराबर। एज दिस इज इक्वल टू दिस, फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल। जो भी आपका सवाल था इसका इंटरवल भी, आई एम सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, एक सेकंड अब भी लिख के देता हूँ। 2, 10 के बीच में था इसका इंटरवल। ठीक है ना, मुझे ये चेक करना था 2, 10 में। हालांकि 2 और 10 मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ब्रेकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर है तो हम बोलेंगे भैया कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ता है इसको। यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दिखाता हूँ। कॉन्टिन्यूटी हमने लिमिट डाल के चेक किया था। डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको लिमिट डाल के ही चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे, नाउ वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। कैसे चेक करेंगे, इन ऑर्डर टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट
x इज इक्वल टू 4, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, इस बार एफ डैश ऑफ एक्स डालेंगे, और यहां पर भी हम एफ डैश ऑफ एक्स डालेंगे। इसके पहले हम एफ ऑफ एक्स डाल रहे थे डायरेक्टली, लेकिन अब डिफरेंशिएट करके डालेंगे। 4 माइनस में एफ ऑफ एक्स होता है ये वाला, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा। 4 प्लस में एफ ऑफ एक्स होता है ये वाला, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो ये बनेगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 4 माइनस, इस वाले का डिफरेंशिएशन 4 माइनस का, तो ये तो बन जाएगा आपका 1/2 एज इट इज। तो 2 टाइम्स ऑफ अंदर x माइनस 6 इंटू 1, ये हो गया सेट, -0। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटेगा, x माइनस 6, 4 डाल लोगे यहाँ पे, सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू 4 माइनस है ना, तो 4 याद लोगे तो 4 माइनस 6 मतलब ये बना मेरा -2। इसको चेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा 1। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू 4 पॉजिटिव में एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का क्या 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई पूरी पूरी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके जब मैं 4 पुट कर रहा हूं तो यहाँ से -2 मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके जब पुट अप कर रहा हूं तो 1 मिल रहा है। ठीक है, मतलब झोल है, झोल है कि नहीं है, चेक करो जरा सही किया है कि नहीं हमने। सब कुछ सही है, कोई झोल नहीं है यहाँ पे। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 4 पे। कॉन्टिन्यूस तो मिल गया था, डिफरेंशिएबिलिटी आपको लिमिट डाल के चेक करनी पड़ती, वो भी एफ डैश लगा के। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है, 2-3 बार देखोगे हो जाता है, इजी एकदम। डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि तीनों में से एक कंडीशन भी रह गई, तो रोज थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। आप लिख दोगे हेंस द रोज थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, खत्म बात, वेरिफिकेशन डन। ओके, सो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को लेके आप ज्यादा लोड मत लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं ये कोई। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, डुएबल होते हैं। इसको देख के, स्प्लिट फंक्शन को देख के डर लगता है क्योंकि इसकी क्वांटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ती है इस तरीके से, 4 माइनस 4 प्लस, लिमिट्स को लेके करनी पड़ती है। डिफरेंशिएबिलिटी भी इसकी लिमिट्स को लेके करनी पड़ती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, प्रैक्टिस कर लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं बीच में सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, नहीं बोला, भूल जाता हूँ, आदत नहीं है, बट तुम लोग अच्छे लोग हो, चीज़ें अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को छोड़ के मत जाओ। बहुत मेहनत लग रही है कंटिन्यूसली एक टेक में ये वीडियो बनाने में। ठीक है ना, सो प्लीज डू इट। ये लिस्ट भी आपके सामने है, इस सारे क्वेश्चन जो मैंने कराया इसके पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल रहा हूँ, तो प्लीज वहां से जाके आप अपने पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं, कुछ परचेस नहीं करना पड़ेगा। पीडीएफ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपलोड करता हूँ। सो जब आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन, वहां दिखाता है 2019 पैटर्न, 2024 पैटर्न, अपना पैटर्न सही सिलेक्ट करना है, 2024 पैटर्न, और फिर वहां से आगे बढ़ना। ठीक है, चलो ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी आगे। ठीक है, आखिरी बार प्लीज टेलीग्राम ग्रुप्स और इंस्टाग्राम ग्रुप्स के, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी लिंक्स मैंने ज्वाइन डाल रखे हैं उनको ज्वाइन करो। कम्युनिटी 2024 के अपन बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आपके अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे। इंस्टाग्राम से मैं रील्स के फॉर्म में काफी चीजें डालने का प्लान है, जो एग्जाम टाइम में आपको एंड में बहुत हेल्प करेगी, तो आ जाना वहाँ पे। ठीक है।